मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, मुगल दल संहारक, भोसले कुल दीपक, विमल चरित, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज, श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों, ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत का प्रतीक है जिसने भारत की मिट्टी को फिर से जीना सिखाया। मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। आज अपने इस स्टोरी चैनल पर मैं शुरू करने जा रही हूँ एक ऐसी महागाथा जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि हर भारतीय के लिए एक जज्बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने माँ जीजाबाई के सपनों को हकीकत बनाया और एक ऐसे राजा थे जिनके लिए प्रजा ही सब कुछ थी। तो आइए शुरू करते हैं शिवाजी राजे की शौर्य गाथा का पहला अध्याय। छत्रपति शिवाजी मातृ और पितृवंश दोनों ओर से राजपूत थे। पितृपक्ष से वो उस पवित्र वंश में उत्पन्न हुए थे जिसमें बड़े बड़े शूरवीर उत्पन्न हुए थे, जो वंश बहुत समय तक स्वतंत्र रहा, जिसकी संतान अपनी जाति और देश के लिए अनेकों बार लड़ी और जिसने बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए भी मुसलमानों से संबंध नहीं किया, जो आज तक अपनी इस पवित्रता के कारण समस्त राजपूतों में शिरोमणि है। मेरा इशारा उदयपुर के महाराणा वंश से है, वही महाराणा वंश जिनकी शान हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप रहे हैं। मातृपक्ष की ओर से शिवाजी एक ऐसे ही प्राचीन राजवंश के हैं। मुसलमानों के आक्रमणों से पहले दक्षिण में यादव वंश के राजपूत राज करते थे, जिनकी राजधानी देवगढ़ में थी, जिसे कुछ समय बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध किया। शिवाजी के नाना यादव राव जी उसी पूज्य राज घराने के थे। हालांकि समय के उलट फेर के कारण राज्य की बागडोर हाथ से निकल गई थी, फिर भी ये वंश उस इलाके में प्रतिष्ठित और उच्च गिना जाता था। कुछ इलाके उस समय भी इनके हाथ में थे और मुगलिया राज्य में भी इस वंश के राजपूतों को अच्छे अच्छे पद दिए जाते थे। मराठा वंश में यादव राव का वंश सबसे अधिक बली और पराक्रमी और प्रतिष्ठित जागीरदार वाला था। यादव राव के वंश का एक आदमी निजाम शाही बादशाहत में 10,000 का जागीरदार था। उनके वंश में सदा देशमुखी चलती आई थी। शिवाजी के दादा का नाम मालोजी भोसले था, जो देरोल गांव में रहा करते थे। मालोजी का विवाह दक्षिण में एक प्रतिष्ठित वंश में हुआ था, जो धनवान और प्रतिष्ठित होने के अलावा बहुत प्राचीन भी था। मालोजी भोसले के साले को बनंगपाल निम्बालकर के नाम से पुकारते थे, कोई कोई उसे जगपाल के नाम से भी पुकारते थे। जगपाल अपने समय में एक नामी लड़ाकू वीर हो गया है। बीजापुर के राज्य में उसका वंश दूसरे नंबर का था, लेकिन स्वतंत्रता की अभिलाषा ने जगपाल को आजादी की लड़ाइयों और लूटमार करने वाला बना दिया। जगपाल की बहन मालोजी को ब्याही थी। भोसले उनके राजवंश की उपाधि थी। ठीक से पता नहीं चलता कि ये भोसले शब्द किस शब्द का अपभ्रंश रूप है। एक मुसलमान इतिहास लेखक ने लिखा है कि भोसले शब्द घोंसले का बदला हुआ रूप है, क्योंकि इनका प्रथम पूर्वज अर्थात वो वीर जो पहले पहल राजपूताने से पिता के साथ महाराष्ट्र में आया, बरसों तक जंगलों में भटकता रहा। इस कारण इसका घोंसले वंश हो गया, जो बाद में बिगड़कर भोसले हो गया। लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने इसका कुछ और कारण बताया है। वे कहते हैं कि बहमनी वंश वालों के राज्य में इस वंश का एक आदमी एक पहाड़ी किले पर एक जानवर की कमर में रस्सी बांध कर गया। उससे पहले कोई उस किले पर नहीं चढ़ा था। वो किला बड़ा दुर्गम समझा जाता था। उस दिन से उसका नाम भोसले पड़ा। एक मुस्लिम इतिहास लेखक हफीखा लिखता है कि शिवाजी उदयपुर के राजवंश में से थे, किंतु उन्होंने अपनी जाति से निम्न जाति की स्त्री से संबंध कर लिया था, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। इसी कारण लज्जित होकर राजपूताना छोड़कर दक्षिण में जा बसे थे और उस लड़के की भी शादी एक मराठा वंश में कर दी थी। ये उस इतिहासकार का अपना मत है। इस मत से हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने अपने मराठा इतिहास में लिखा है कि शिवाजी पितृपक्ष की ओर से उदयपुर के राणा वंश के थे। उदयपुर के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय सिसोदिया वंश के हैं। मालोजी भोसले का बड़ा लड़का शाहजी भोसले था। शाहजी का विवाह यादव राव की कन्या जीजाबाई से हुआ था। इस विवाह की भी एक अनोखी कहानी है। मालोजी भोसले एक साधारण जागीरदार थे और यादव राव एक बड़े जागीरदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन इन दोनों वंशों में गहरा प्रेम चलता आया था। एक बार मालोजी भोसले अपने बेटे शाहजी के साथ यादव राव के घर गए। उस समय बालिका जीजाबाई अपने पिता यादव राव के पास बैठी थी। दोनों को आते देखकर यादव राव बहुत खुश हुए और हंसते हंसते अपनी छोटी पुत्री जीजाबाई से पूछने लगे कि क्या तू शाहजी की पत्नी बनना पसंद करेगी। जो बाकी लोग वहां पर मौजूद थे उनको संबोधित कर यादव राव ने कहा, वाह, ये क्या अच्छी जोड़ी है।
बस ये बात हुई थी कि मालोजी भोसले आनंदित होकर कहने लगे कि मित्रों, आप लोग साक्षी है, आज यादव राव ने अपनी कन्या का संबंध मेरे पुत्र शाहजी से कर दिया। जीजाबाई आज से शाहजी की हो गई, लेकिन यादव राव तुरंत वचन से फिर गया और इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। इसके कुछ समय बाद मालोजी भोसले को अपने में किसी खजाने का हाल मालूम हुआ और वो बड़े धनपति हो गए। संपत्ति के मिल जाने पर इनके वंश की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और दरबार से भी 5,000 का अधिकार मिल गया। अहमदनगर के दरबारियों ने बीच में पड़कर मालोजी और यादव राज की फिर मित्रता करा दी और आखिर में शाहजी और जीजाबाई का विवाह हो गया। कहते हैं कि मालोजी भोसले देवी माँ भवानी के परम भक्त थे। एक बार देवी माँ ने सपने में मालोजी को दर्शन दिया और कहा कि तेरे वंश में एक प्रतापी राजा होगा जिसमें महादेव जी के समान गुण होंगे और वो उन सब दुष्टों का संहार करेगा जो गौ और ब्राह्मणों को सताते हैं और मंदिर मूर्तियों को तोड़ते हैं। उसका राज्य बहुत समय तक रहेगा। उसकी 27 पीढ़ियों तक लगातार राज्य की बागडोर स्वतंत्र रहेगी। मैसूर के इतिहासकार लेखक कर्नल मार्क विल्क्स ने एक किताब लिखी है। बुक का नाम हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया है, जिसमें लिखा है कि एक हिंदू ग्रंथ कंठी रवानरस राजा विजयम, जो कि सन 1646 ईस्वी के आसपास लिखी गई होगी, जिसमें हमें ये भविष्यवाणी मिलती है कि धर्म का नाश हो गया है, उच्च से उच्च वंश नष्ट हो गए हैं, लेकिन दुख दूर होने का समय अब निकट आ गया है, जब कुमारी कन्याएं प्रसन्न होकर गीत गाएंगी और आकाश से फूलों की वर्षा होगी। जिस समय ये लिखा गया था उस समय शिवाजी का नाम किसी को मालूम ही नहीं था, लेकिन कर्नल साहब ने लिखा है कि कुछ समय के बाद लोगों को मालूम हो गया कि वो भविष्यवाणी शिवाजी के हैरान कर देने वाले कर्मों ही के लिए थी। ऐसी भविष्यवाणियों से साबित होता है कि समय शिवाजी के लिए तैयार था और लोग किसी ऐसे वीर बहादुर के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके धर्म को तात्कालिक क्लेश और कष्टों से बचाए। मालोजी भोसले की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शाहजी भोसले को अहमदनगर के दरबार की तरफ से अपने खर्च के लिए जायदाद और अधिकार मिल गए। कुछ समय के बाद ये साफ हो गया कि शाहजी भोसले हालांकि मालोजी भोसले के पुत्र है, तो भी ये वो समय था जब जहांगीर के सेनाध्यक्ष दक्षिण विजय करने के लिए तुले खड़े थे और अहमदनगर के प्रसिद्ध सेनापति मलिक अंबर से लड़ रहे थे। उस समय सन 1620 ईस्वी की लड़ाई में शाहजी ने खूब वीरता दिखाई और कीर्ति के अधिकारी हुए। इस लड़ाई में उनके ससुर यादव राव भी उपस्थित थे। हालांकि मलिक अंबर हार गया, लेकिन सारे इतिहास लेखक मानते हैं कि इस हार के उत्तरदायी मराठी नहीं थे। इस लड़ाई में शाहजी भोसले और यादव राव ने जो काम कर दिखाया उससे मुगलों की सेना में मराठों यानी मराठों की पूरी धाक जम गई और मुगल सेनापति इस प्रबंध में लग गया कि येन केन प्रकारे इन मराठों को अपने में मिला लें। कुछ दिनों बाद यादव राव मलिक अंबर से बिगड़कर मुगल सेना से मिल गया, जिसके फलस्वरूप 15 सवार उनके अधिकार में दिए गए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल प्रतिनिधियों ने जो दक्षिण में लड़ रहे थे बादशाह के आदेश से एक मराठे सरदार को कितनी प्रतिष्ठा दी। जो संबंधी उनके साथ आए थे उनको भी बड़े बड़े पद और अधिकार दिए गए, लेकिन शाहजी भोसले अपने ससुर के साथ नहीं आया था। वो अपनी मराठा सेना लिए अपने स्थान पर डटा रहा। सन 1667 ईस्वी में शाहजहां मुगल राज्य के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां की उस सेनापति से जो दक्षिण के मैदान में लड़ रहा था कुछ रंजिश थी। उसने तुरंत ही खां जहां लोदी को दक्षिण के युद्ध से वापस बुला लिया। जब खां जहां लोदी दरबार में आया तो उसे कुछ बेईमानी के लक्षण दिखाई पड़े। वो झट भाग कर दक्षिण चला गया और निजाम शाही अहमदनगर राज्य की शरण में रहने लगा। शाहजहां ने इसके पीछे बहुत सी सेना भेजी, लेकिन दक्षिण की समस्त हिंदू रियासतों ने और शाहजी भोसले आदि ने खां जहां लोदी को मदद दी। खूब डटकर लड़ाई हुई। नतीजतन मुगल सेना को ज्यादा हानि उठानी पड़ी और विफल मनोरथ ही सेना वापस लौटी। इस हार से शाहजहां को इतना गुस्सा आया कि खुद एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण की ओर चला। अंत में डटकर युद्ध हुआ, लेकिन खां जहां हार कर भाग गया। शाहजी भोसले ने देखा कि जिसके लिए हम मुगल वंश से युद्ध कर रहे थे वो भाग निकला, तो उन्होंने भी संधि कर ली। बादशाह शाहजहां ने शाहजी भोसले की बड़ी प्रतिष्ठा की और 6000 का अधिकार देकर 5000 सवार का अफसर बना दिया और पिछली संपत्ति के साथ साथ और बहुत सी संपत्ति दी। इतना होने पर भी शाहजी भोसले पूर्ववत निजाम शाही राज्य का शुभ चिंतक बना रहा। लेकिन जब निजाम शाही राज्य के प्रधान फतेह खान ने अपने बादशाह का वध करके शाहजहां से संधि करने का विचार किया, लेकिन वो संधि के नियमों पर कायम न रहा, तो शाहजी भोसले निजाम शाही राज्य छोड़कर बीजापुर के दरबार में चला गया। उन दिनों शाहजी भोसले का दक्षिण में बड़ा जोर था। आदिल शाह बीजापुर बादशाह से शाहजी का मिल जाना बहुत अच्छा हुआ।
इस समय फतेह खां ने शाही सेनापति महाबत खां से झगड़ा कर दौलताबाद यानी बीजापुर की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। शाहजी भोसले इसके साथ खूब वीरता से लड़ते रहे, लेकिन अंत में हार गए। बीजापुर वालों ने फतेह खां से संधि की बातचीत की, जिसमें एक शर्त ये थी कि फतेह खां शाहजी भोसले को वीरता से युद्ध करने के बदले बहुत कुछ इनाम दे। चतुर फतेह खां ने बीजापुर वालों से संधि करते ही मुगल सेना पर आग बरसाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर महाबत खां को बहुत क्रोध आया और उसने फतेह खां को गिरफ्तार करने का प्रबंध किया। जब फतेह खां हाथ में आ गया तब महाबत खां ने ठानी कि शाहजी भोसले को जीतना चाहिए, क्योंकि तभी बीजापुर और अहमदनगर पूरी तरह से अपने हाथ में आ जाएंगे। लेकिन मुगल सेनापति ने सबसे पहले ये काम किया कि शाहजी भोसले की पत्नी और पुत्र को, जो नीरापुर के निकट ठहरे हुए थे, गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक मुसलमान सेना नायक ने धोखा देकर उनको गिरफ्तार भी किया, लेकिन जब मराठा सरदारों ने ये समाचार सुना तो जमानत देकर उनकी पत्नी को छुड़ाकर गोंडवाना के किले में पहुंचा दिया। एक नई चाल शाहजी भोसले ने इसी बीच और चली। अहमदनगर का वजीर उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। फतेह खां ने जिस बादशाह को तख्त पर बैठाया था, उसे भी मुगल सेना ने पकड़कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। शाहजी भोसले ने तुरंत अहमदनगर के शाही खानदान के एक छोटी उम्र वाले बालक को सिंहासन पर बैठा दिया और आप उसका प्रबंधकर्ता बन बैठा। बीजापुर के राज्य में इस समय 2 बलशाली सरदार थे, जो मुरार पंत और अब्दुल्ला खां के नामों से प्रसिद्ध थे और गुप्त रूप से शाहजी भोसले के सहायक थे। महाबत खां और उसका बेटा दोनों इस लड़ाई में पूरी तरह से हारे। जब शाहजहां ने ये चालबाजी सुनी तो मारे क्रोध से जल उठा। नतीजतन उसने एक बड़ी सेना के साथ औरंगजेब को, जो उस समय नौजवान था, दक्षिण की ओर रवाना किया। साथ में 2 और सेनापति जनरल खान जमा और खान दौरा नियत किए गए, लेकिन वे शाहजी भोसले के सामने युद्ध में नहीं ठहर सके। आखिर में शाहजहां ने शायस्ता खां और अलीवर्दी खां को उनकी सहायता के लिए भेजा। इन चारों ने मिलकर फिर शाहजी भोसले से लड़ाई छेड़ दी। पूरे 2 वर्ष लड़ाई होती रही, लेकिन शाहजी इनके हाथ नहीं आए। लाचार होकर शाहजहां ने बीजापुर के बादशाह के साथ संधि करने का प्रस्ताव किया। अंत में शाहजी भोसले ने मुकाबला छोड़ दिया। शाहजी भोसले उस समय अपनी वीरता और चतुराई के कारण पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुका था। बीजापुर के बादशाह ने ऐसे इंसान को अपनी सहायता के लिए रखना बहुत अच्छा समझा और पूना का प्रांत उसकी जागीर में मिलाकर दे दिया। कुछ समय बाद कुन्हार और बंगलौर और रोस और करटा और बालापुर और सेरा, कुछ समय बाद बरार प्रांत में 22 देहात की देशमुखी भी उनको दे दी गई। इस तरह और बहुत से इलाके शाहजी भोसले को थोड़े ही समय में हासिल हो गए। आपको बता दूं कि देशमुखी एक तरह का हक कहलाता था, जिससे पैदावार का कुछ हिस्सा देशमुख को मिला करता था। सन 1616 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर शिवनेरी नाम के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ था, उस समय शाहजी भोसले लड़ाई के मैदान में डटे हुए थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि एक सेना की तरफ से शाहजी थे, तो मुकाबले में दूसरी तरफ उनके ससुर यादव राव लड़ रहे थे, जिसका फल ये हुआ कि थोड़े ही समय में शिवाजी के पिता और माता में मनोमालिन्य यानी मनमुटाव बढ़ गया। फलस्वरूप सन 1630 ईस्वी में शाहजी ने दूसरी शादी कर ली, जिससे जीजाबाई मुसलमानों के कब्जे में फंस गई। वो अपने पिता के एक संबंधी के साथ थी। शिवाजी पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी, क्योंकि उन्होंने उनको अलग छिपा रखा था। 6 साल का बालक मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ से बचता और भागता फिरता रहा। जब उसी उम्र में आजकल के बच्चे गलियों और बाजारों में खेलते फिरते हैं और माताएं इस बात की चिंता भी नहीं करती कि उनका बालक कहाँ खेल रहा है। शिवाजी की माता अपने बच्चे को छिपाती रहीं और बड़ी सावधानी से उसको ऐसे स्थान पर रखती थी जहां से वो दुश्मनों के हाथ से बचा रहे। सन 1636 ईस्वी तक शिवाजी को अपने पिता का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। अंत में धीरे धीरे शिवाजी के पिता माता में फिर से प्रेम हो गया। शाहजी ने शिवाजी की शादी कर दी और कुछ दिन बाद फिर कर्नाटक की लड़ाई को रवाना हुए। शिवाजी माता के साथ पूना में विश्राम लेते रहे। शिवाजी के बाल्यकाल की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिससे उनके आगामी पवित्र जीवन का वृत्तांत भली प्रकार मालूम होता है। कहते हैं कि जब शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में थे, तब एक दिन मोरो पंथ त्र्यंबक पिंगले यानी मुरार पंथ ने शिवाजी से कहा, चलो आज तुमको दरबार में ले चलें और बादशाह को सलाम कराएं। होनहार बालक शिवाजी ने इसमें खुश होने के बदले घृणा प्रकट की और कहा कि हम हिंदू हैं और बादशाह यवन है, महायवन है, महानीच है। हम गौ और ब्राह्मण के सेवक हैं और वो उनका दुश्मन है। हमारा और उसका मेल नहीं हो सकता। मैं ऐसे इंसान को सलाम करना नहीं चाहता जो हमारे धर्म का दुश्मन है। उसे तो मैं छूना भी नहीं चाहता। मैं ऐसे इंसान को कभी बादशाह नहीं मान सकता
और न कभी उसका अदब कर सकता हूँ। सलाम तो एक तरफ रहा, मेरे मन में ये बात आती है कि उसका गला काट डालूं। जिस समय मुरार पंत ने बच्चे शिवाजी की ये भोली बात सुनी तो आश्चर्य करने लगा और उनके माता पिता को समस्त समाचार सुनाया। माता और पिता दोनों ने बच्चे को समझाया कि ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है, इस समय मुसलमानों का आधिपत्य है, उनके बादशाह को सलाम करना हमारा फर्ज है। इस तरह समझा बुझाकर शिवाजी को दरबार में ले गए, लेकिन वहां जाकर शिवाजी ने बादशाह को सलाम नहीं किया। शाहजी और मुरार पंत ने ये कहकर बात टाल दी कि ये अभी बच्चा है, दरबार का नियम नहीं जानता। बालक शिवाजी जब दरबार से घर वापस आया तो उसने अच्छे से स्नान किया और नए वस्त्र बदले। शाहजी को अपने मुलाजिमों में सिर्फ 2 सेवकों पर पूरा विश्वास था। उनमें से एक का नाम दादोजी कोंडदेव था। दादोजी कोंडदेव के अधीन पूना का प्रबंध था, जहाँ पर शिवाजी तथा उनकी माता रहा करती थी। दादोजी कोंडदेव एक बड़ा बुद्धिमान और चतुर आदमी था। इसी ने शिवाजी को उत्तम से उत्तम शिक्षा दी थी। जो उसका कर्तव्य था उस सब को उसने बड़ी बुद्धिमानी से पूरा किया। जागीर का प्रबंध इस बढ़िया तरीके से किया कि खेती में खूब उन्नति होने लगी और इलाके की समस्त पहाड़ी आबादी को, जिसको मावली के नाम से पुकारा जाता था, अपना सेवक बना लिया। प्रजा बहादुर और योद्धाओं की थी, लेकिन गरीब थी। उसने कई सालों तक इन लोगों से मालगुजारी नहीं ली। प्रजा के बहुत से आदमियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा और उनके पालन पोषण का प्रबंध किया। दादोजी कोंडदेव की यह दूरदर्शिता शिवाजी के काम आई। जहां उसने जागीर का प्रबंध अच्छे से किया था, वहां शिवाजी की शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा था। इस समय मरहठों में पढ़ने लिखने की इतनी चर्चा नहीं थी, बल्कि युद्ध विद्या को ही प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। शिवाजी बाल्यकाल में घोड़े की सवारी में अद्वितीय और शस्त्र विद्या में अनुपम हो गए थे। निशाना लगाने और भाला चलाने और तलवारों के इस्तेमाल करने में भी सब जगह प्रसिद्ध हो गए थे। उन सभी गुप्त रीतियों और हथकंडों को भी दादोजी कोंडदेव की कृपा से जान लिया, जो उन जैसे वीरों के लिए जरूरी था। रामायण और महाभारत की कथाओं में उनको बड़ी भक्ति थी। ये भक्ति और श्रद्धा यहाँ तक बढ़ गई थी कि बड़ी उम्र होने पर अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जहाँ कथा होती थी वहां पहुंच जाते थे। छोटी ही अवस्था में मुगलों के अत्याचार को देखकर उनसे उन्हें इतनी घृणा हो गई थी, जो सारा जीवन उनके हृदय में बनी रही। शिवाजी को अपनी युवावस्था में मावलियों से मिलने का अवसर बहुत मिला। उनसे मिलकर उनके गुणों को अच्छी तरह पहचान लिया और शुरू ही से ऐसी मित्रता की कि अंत तक ये सब शिवाजी के सहायक बने रहे। जागीर के प्रबंध में भी दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी को अच्छे से शिक्षित किया था, जिसके कारण वे सभी के प्रिय हो गए थे। शिवाजी के हृदय में स्वतंत्रता की अभिलाषा पहले ही से थी, जो अपना रंग दिखाने लगी। कभी कभी शिवाजी दिन भर गायब रहते थे और ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहते थे जो किसी राज्य के अधीन नहीं थे और ना किसी कानून के पाबंद थे। रात दिन जंगलों में घूमते फिरते, यहाँ तक कि कुछ लोग ये ख्याल करने लगे कि शिवाजी डाकुओं के साथ मिल गए। ये सब शिकायतें दादोजी कोंडदेव के पास तक पहुंची। इसकी रोक के वास्ते जागीर का बहुत बड़ा हिस्सा शिवाजी को सौंप दिया गया। इससे इतना प्रभाव पड़ा कि दिन भर वो कहीं बाहर नहीं जा पाते, लेकिन जो चीज उनकी प्रकृति में मिल गई हो वो कैसे दूर की जा सकती थी। शाहजी की जागीर में कोई दुर्ग नहीं था, इसलिए आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए किसी दुर्ग का होना बहुत जरूरी था। शिवाजी के दिमाग में ये विचार रह रहकर जोश मारने लगा कि किसी तरह कोई किला हाथ आ जाए। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मावली लोगों के चित्त को तो शिवाजी पहले ही वशीभूत कर चुके थे और देश के दुर्गम मार्ग शिकार खेलने के समय ही देख चुके थे। इसलिए किसी किले को हासिल करना शिवाजी के लिए कोई कठिन काम नहीं था। वो अपने मन की तरंग में सब कुछ कर सकते थे। पूना में पश्चिमी भाग में करीब 20 मील की दूरी पर तोरण नामक पहाड़ी किला था। इस किले का रास्ता बहुत कठिन और दुर्गम था। शिवाजी ने अपने मावली साथियों की मदद से तोरण किले के अध्यक्ष से परिचय प्राप्त किया और उसको किसी तरह इस बात पर राजी कर लिया कि वो तोरण किला उनको शिवाजी दे देवे। शिवाजी के जीवन का सबसे पहला काम, जो बिना युद्ध किए ही खत्म हुआ, वो तोरण के दुर्ग को प्राप्त करना था, जो सन 1636 ईस्वी में पूरा हुआ। उस समय जब शिवाजी की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। किला हासिल करने के बाद उन्होंने अपना एक वकील बीजापुर भेजा ताकि वो जाकर बादशाह पर ये जाहिर करे कि शिवाजी ने ये काम सिर्फ बादशाही सेवा को सामने रखकर ही किया है। उन्होंने वकीलों के जरिए ये संदेश भिजवाया कि ऐसे में शिवाजी जैसे वीर का रहना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके साथ ही पहले के जागीरदारों की अपेक्षा उन्होंने दुगना टैक्स यानी कर देना भी स्वीकार किया। उधर शिवाजी के वकील इस निवेदन को पेश करने के ढंग निकाल रहे थे। इधर शिवाजी अपने किले को मजबूत बनाने और सेना बढ़ाने में लगे हुए थे। दरबार वालों ने इस निवेदन के उत्तर में जानबूझकर देरी की, लेकिन ये विलंब शिवाजी के काम आया। शिवाजी को एक खजाना हाथ लग गया
जिससे उन्होंने ने शस्त्र खरीदकर एक और नया किला बनाने की नींव डाली। तोरण किले से 3 मील की दूरी पर महोवेदा की पहाड़ी पर उसने एक और किला तैयार कर लिया, जिसका नाम राजगढ़ रखा। ये किला सदा शिवाजी के ही अधीन रहा। जब इस सारी कार्यवाही का समाचार बीजापुर के बादशाह के पास पहुंचा, तब उन्होंने शिवाजी के पास ये बताने के लिए एक परवाना लिख भेजा, जिससे कि वो अपनी इन चालबाजियों से हाथ खींच लें, और साथ ही शाह जी के पास भी पत्र लिख भेजा कि वो अपने पुत्र शिवाजी को समझा देवें। पत्र के उत्तर में शाह जी ने बादशाह बीजापुर को पत्र लिख दिया कि मेरे बेटे ने बिना मेरी सम्मति लिए ये काम किया है। मैं और मेरे संबंधी दरबार के शुभ चिंतक हैं, इसलिए संभव है कि शिवाजी ने जो कुछ किया है वो जागीर की उन्नति और रक्षा ही के निमित्त किया हो। इधर शाह जी ने दादोजी कोंडदेव के पास पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की और कहला भेजा कि वे भविष्य में शिवाजी को ऐसा काम करने से रोकें। इस समाचार के सुनते ही शिवाजी को बड़ी चिंता हुई। एक ओर थी पिता की आज्ञा और दूसरी ओर थी धर्म और राज्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। उस समय शिवाजी के हृदय में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। इस अजीब दशा में उसका चित्त गोते लगा रहा था। अंत में उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी से सम्मति ली। पत्नी ने सनातन रीति के अनुसार पहले तो ये कहा कि स्त्रियों की सम्मति ठीक नहीं होती, कारण है कि उनमें बुद्धि कम होती है। लेकिन अगर आप मेरी सम्मति लेना ठीक समझते हैं, तब तो गौ और ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है, चाहे इनके करने में पिता की आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े। पत्नी ने ये भी कहा कि शाह जी यहाँ से दूर हैं, उनको क्या मालूम कि इस इलाके में कौन कौन सी विपत्ति पड़ रही है। यदि वे यहाँ होते तो कभी ऐसा नहीं करते, बल्कि आपको और ज्यादा सहायता देते। शिवाजी की इच्छा तो प्रबल थी ही, साथ ही पत्नी की सम्मति ने अग्नि में घी की आहुति दे दी। फिर क्या था, शिवाजी के विचार और भी दृढ़ हो गए। हालांकि दादोजी ने भी आदेशानुसार उसे समझाया था, क्योंकि दादोजी शिवाजी के रक्षक थे। तब भी कभी कभी दादोजी शिवाजी को ऐसे उत्तर दे दिया करते थे जिससे वो सदैव खुश रहे। शिवाजी के हृदय में धर्म रक्षा की ज्वलंत अग्नि धधक रही थी। दादोजी भी समझ गए कि शिवाजी के विचार अटल है, इसलिए चुप रह जाने के अलावा दादोजी ने और कोई कार्यवाही नहीं की। कुछ दिनों के बाद दादोजी कोंडदेव का स्वर्गवास हो गया। मरने के कुछ दिन पहले दादोजी ने शिवाजी को अपने पास बुलाया और बजाय इसके कि वो शिवाजी को अपने काम से रोकते ही उपदेश दिया, बेटा वीरता धीरता से स्वतंत्र होने की चेष्टा करना, धर्म की और गौ ब्राह्मण की और प्रजा की रक्षा करना, हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना और अपना नाम जगत में फैलाना। बूढ़े शिक्षक के इस उपदेश ने वीर शिवाजी के हृदय में नए उत्साह का संचार कर दिया। बस फिर क्या था, खुलेआम काम आरंभ कर दिया गया। जिसका ज्यादा भय था उसने भी मरते मरते शिवाजी को कर्तव्य पूरा करने की आज्ञा दे दी। दादोजी की आज्ञा उसके लिए ईश्वर की आज्ञा थी, जिसका पूरा करना शिवाजी ने अपना परम कर्तव्य समझा। दादोजी के मरने के बाद शिवाजी ने अपने पिता की तरफ से जागीर का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। जब शिवाजी के पिता ने शेष माल गुजारी का हिसाब मांगा, तो उन्होंने उत्तर में लिख भेजा कि इस गरीब इलाके की आमदनी इसके खर्च के ही लिए काफी होती है, बचने बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी जागीर में सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जो शिवाजी से सहमत नहीं थे, इसलिए ये जरूरी था कि वे या तो अपने पक्ष में हो जाएं या एकदम अलग हो जाएं। उन विपक्षियों में से एक का नाम फिरंगोजी नरसाड़ा था और दूसरे का नाम संभाजी मोहिते था। पहला चाकन नामक जिले का अध्यक्ष था और दूसरा शाहजी की दूसरी स्त्री यानी शिवाजी की सौतेली माँ का भाई था, जो एक सूबेदार था। शिवाजी के दूतों ने फिरंगोजी को तो अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन संभाजी मोहिते रह गया। शिवाजी इसी चिंता ही में थे कि गोंदवाने का किला भी उसके हाथ आ जाए। किले के रक्षक ने, जो मुसलमान था, एक बड़ी भारी रकम रिश्वत में लेकर किला शिवाजी को सौंप दिया। ये किला और किलों से बड़ा और बिल्कुल सही जगह पर था, जिसका नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा और इसी नाम से ये अब तक प्रसिद्ध है। संभाजी मोहिते के पास 300 चुने हुए सवार थे और सूबे में उसका अधिकार था। शिवाजी के कई बार पत्र लिखने पर भी वो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन शाहजी की आज्ञा के बिना उसने हिसाब चुकाने के लिए साफ इनकार कर दिया। इस बात से चिढ़कर शिवाजी ने अपने मावली सिपाहियों को साथ लेकर रात के समय चढ़ाई कर दी और संभाजी मोहिते को उनके साथियों समेत कैद कर लिया। मोहिते को उन्होंने कर्नाटक भेज दिया और शेष आदमियों में से जिन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली उन्हें अपने पास रख लिया और दूसरों को कर्नाटक अपने पिता के पास रवाना कर दिया। इस इलाके में कर्नाटक और पुरंदर ही 2 किले थे जो शाही अफसरों के अधिकार में थे। सदा से शिवाजी की उन पर नजरें लगी थी। उनमें से एक किला तो मुसलमान किलेदार को रिश्वत देकर ले लिया था और दूसरे किले की वो ताक में ही थे। संयोग से इसी समय दूसरा किलेदार स्वर्गलोक चला गया। मृत किलेदार के 3 पुत्र थे,
जिनमें से बड़ा बेटा बिना शाही हुक्म हासिल किए ही अपने पिता की गद्दी पर बैठ गया और किलेदार बन बैठा। दोनों छोटे बेटों ने अपनी मदद के लिए शिवाजी की शरण ली। इस बहाने शिवाजी ने अपनी बड़ी सेना साथ ले पुरंदर किले के नीचे डेरा जमाया। सब भाइयों ने शिवाजी को उनके कई सरदारों के साथ किले में रखा और मौका पाकर रात में बड़े भाई को कैद कर लिया और बाकी 2 भाइयों और किले में रहने वालों को अपनी तरफ मिला लिया। इस कूटनीति से शिवाजी ने किले को अपने वश में करके बदले में बहुत सी जागीर उन तीनों भाइयों को दे दी और तीनों को अपनी सेवा में रख लिया। निदान उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में बिना किसी तरह की लड़ाई की सारी जागीर अपने हाथ में कर ली। शाहजहां तो इस समय महल और कब्रें बनाने की धुन में था और उसका सेनापति शाहजी कर्नाटक की लड़ाई में था और घूम घूम कर दौरा कर रहा था और शिवाजी अपने हिंदू साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अतुल शौर्य गाथा को मैं यही विराम देती हूँ। शिवाजी की इस कहानी के अगले भाग के साथ मैं जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। ये है आपका अपना स्टोरी चैनल। हर हर महादेव, जय तुलजा भवानी।